चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम देखेंगे डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, मेसो कंपाउंड्स, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं डायस्टेरियोमर्स से। तो देखो क्या होते हैं डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स ऐसे स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं जो आपस में मिरर इमेजेस नहीं होंगे, ठीक है। वो स्टेरियो आइसोमर्स तो है लेकिन मिरर इमेजेस नहीं होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन, स्टेरियोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है ये देखो, ये कंपाउंड ए हो गया, ये कंपाउंड बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ऐसे मिरर को प्लेस करना है और चेक करना है क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है या नहीं। तो देखो ये फर्स्ट कंपाउंड जो है ये है सिस आइसोमर, ये सेकंड कंपाउंड ट्रांस आइसोमर है। तो ये देखो यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड में है, यहाँ पर अपोजिट साइड में है। तो ये आपस में मिरर इमेजेस है क्या? नहीं, लेकिन स्टेरियो आइसोमर्स है, इसलिए ये दोनों को क्या बोलेंगे हम? डायस्टेरियोमर्स, क्योंकि ये क्या है? स्टेरियोमर्स है लेकिन मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर COOH ग्रुप और दोनों COOH ग्रुप एक साइड में है, तो ये सिस हो गया। इधर COOH ग्रुप अपोजिट साइड में है, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे मिरर को प्लेस करेंगे। तो देखो क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो दो COOH ग्रुप से वो एक साइड में है सिस कंपाउंड में, ठीक है, और यहाँ पर अपोजिट साइड में है, तो ये आपस में मिरर इमेजेस नहीं होंगे। लेकिन ये स्टेरियो आइसोमर्स है, क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो ये तो स्टेरियोमर्स है लेकिन मिरर इमेजेस नहीं है, इसकी वजह से ये क्या हो गए? डायस्टेरियोमर्स हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ये जो सिस फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं मैलिक एसिड। ये किसका स्ट्रक्चर है? मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। देखो ये इसको आपको याद करना है, मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। सिस फॉर्म जो होता है वो मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, एंड जो ट्रांसफॉर्म होता है वो फ्यूमेरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मैलिक एसिड का और फ्यूमेरिक एसिड का। अब डायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में रिलेशन क्या होता है, यानी कि वो दोनों कौन से आइसोमर्स होते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर याद होना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट कंपाउंड ए हो गया, ये कंपाउंड बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऐसे मिरर को ड्रॉ किया और चेक करना है क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस है। तो देखो इधर देखो ये दो OH ग्रुप एक साइड में है, इधर दो OH ग्रुप अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो ये आपस में मिरर इमेजेस नहीं होंगे। अब लेकिन ये स्टेरियो आइसोमर्स है। कौन से स्टेरियो आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो देखो कैसे होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ पर ऐसे हमने प्लेन ड्रॉ किया, तो ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? ऊपर COH ग्रुप है, नीचे CH2OH ग्रुप है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा है? एसिमेट्रिक है। अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो समझो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, इसका मतलब स्टेरियो आइसोमर्स है। स्टेरियो आइसोमर्स है लेकिन ये क्या है? मिरर इमेजेस नहीं है, एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड देम एज डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर देखो ये आपस में मिरर इमेजेस ना होने के कारण इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स की प्रॉपर्टी कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेजेस नहीं होते, और इसकी वजह से इनको सेपरेट करना इजी होता है, और इन डायस्टेरियोमर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ड्यू टू दे आर हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हो गए डायस्टेरियोमर्स। अब नेक्स्ट देखो इनैनियोमर्स। इनैनियोमर्स क्या होते हैं? देखो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो मिरर इमेजेस होंगे, लेकिन कैसे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब समझना है नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है और सुपर इम्पोजेबल क्या होता है। तो देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज इनैनियोमर्स,
ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो देखो ये कंपाउंड ए हो गया, ये कंपाउंड बी। अब देखो यहाँ पर ऐसे हमने मिरर को ड्रॉ किया और देखा क्या ये आपस में मिरर इमेजेस है, तो देखो यहाँ पर OH OH H H CHO CHO CH2H CH2H। ठीक है, तो ये आपस में मिरर इमेजेस है, लेकिन कैसे मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब देखो इस वर्ड को समझना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसका मतलब क्या होता है, देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है, अब आपको इमेजिन करना है, अगर हमने इस कंपाउंड ए को ऐसे ऊपर उठा के कंपाउंड बी पे रखा, तो अगर ये हमें सेम स्ट्रक्चर नहीं मिला तो वो नॉन सुपर इम्पोज हो गया। समझो, कंपाउंड ए को हमने ऐसे उठाया और कंपाउंड बी पे रखा एज इट इज़, तो क्या हो रहा है, ये OH किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो H आ रहा है इधर। ठीक है, समझो यहाँ पर क्या है, OH, ये OH ऐसे उठा के हमने बी पे रखा, तो ये OH और H कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, देखो ये H ये OH, तो आपस में ये सेम स्ट्रक्चर बना रहे क्या, नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोज हो गए ये दोनों स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे मिरर इमेजेस को हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, तो देखो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। मिरर इमेजेस, बट कैसे मिरर इमेजेस होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर इमेजेस ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। क्यों, देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल यहीं पर है, देखो ये जो कंपाउंड है ऊपर का, ये कैसा है, एसिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या, देखो ऐसे प्लेन ड्रॉ किया तो देखो ऊपर CHO नीचे CH2H, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो इसका जो मिरर इमेज बना वो कैसा बना, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो हम कह सकते हैं जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होते हैं उसके मिरर इमेज कैसे होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा, सुपर इम्पोजेबल होगा। तो इसको भी समझते हैं, देखो ऐसा ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। देखो ये सेकंड, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO, ये OH OH H H। अब देखो इसको हमने उठा के इस पे रखा तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, तो देखो ऐसे इसमें प्लेन ड्रॉ किया तो ऊपर सेम स्ट्रक्चर मिला, नीचे भी सेम स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा, सुपर इम्पोजिबल होगा। इसका मतलब ये कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो मिरर इमेजेस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आर सुपर इम्पोजिबल एंड द मिरर इमेजेस ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके लिए चेक करना है, ये एक कायरल एटम है यहाँ पर, तो अगर एक कायरल एटम होगा या फिर एक कायरल सेंटर होगा तो आपको पता है मॉलिक्यूल ऑलवेज एसिमेट्रिक होगा। और अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने मिरर को ड्रॉ किया तो ये जो A और B है वो क्या है, मिरर इमेजेस है। देखो ये OH OH, ठीक है, ऊपर CHO CHO CH2H CH2H, यहाँ पर H H, तो ये मिरर इमेजेस है, लेकिन कैसे होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और हमने पढ़ा है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के जो मिरर इमेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। ठीक है, समझे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो जैसे हमने पढ़ा था डायस्टेरियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो इनैंशियोमर्स होंगे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो कैसे होती है, सेम होती है। क्यों, क्योंकि वो मिरर इमेजेस होंगे। ठीक है, तो इनको सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सेपरेट करना बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल मेथड्स होती है। ठीक है, तो देखो डायस्टेरियोमर्स को हम डायरेक्टली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, इनैंशियोमर्स को हमें सेपरेट करने के लिए स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनैंशियोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्पेशल मेथड्स। ये हो गया इनैंशियोमर्स। अब नेक्स्ट देखो मीसो कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैविंग 2
or more chiral centers and at least one symmetry element that may be plane of symmetry or center of symmetry are called as mesocompounds। देखो इसको समझना है, ऐसे कंपाउंड जिसके पास दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर्स होने चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट वन सिमेट्रिकल एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये कंपाउंड देखो यहाँ पर क्या इसके पास कितने, देखो कितने सेंटर है कायरल सेंटर, ये फर्स्ट कायरल सेंटर हो गया, ये सेकंड कायरल सेंटर हो गया। क्या इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है? तो देखो अगर ऐसे हमने प्लेन ड्रॉ किया तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर और नीचे का स्ट्रक्चर ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो ये कंपाउंड हो गया मीजो कंपाउंड, सिंपल, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर होने चाहिए और कोई एक सिमेट्री एलिमेंट होना चाहिए। वो कौन सा हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो वो कंपाउंड क्या होंगे, मीजो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्यों? क्योंकि सिमेट्री प्रेजेंट है, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखो मिरर इमेज जो होगी मीजो कंपाउंड्स के वो सुपर इम्पोजिबल होंगे, क्यों? क्योंकि सिमेट्री है, और हमने पढ़ा है जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के मिरर इमेजेस होते हैं, देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के जो मिरर इमेजेस होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड्स के जो मिरर इमेजेस होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सुपर इम्पोजिबल होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मीजो कंपाउंड के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो हमने समझा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है, ओके, नो प्रॉब्लम। दे हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन फॉर पीपीएल, यानी कि वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर सकते, ये समझना है। क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन और इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन, इसे समझना है। देखो यहाँ पर ऐसे हमने प्लेन ड्रॉ किया तो ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर मिला, ये कुछ ये और ए सिमिलर स्ट्रक्चर मिले, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। ये मीजो कंपाउंड होगा क्योंकि यहाँ पर दो कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो देखो इस कंपाउंड में, देखो ये मीजो कंपाउंड है, इसमें हमें समझना है ऑप्टिकल रोटेशन जीरो कैसे होगा। तो मान लो ये कंपाउंड कुछ ऐसे रोटेट किया पीपीएल को, ठीक है, इस कंपाउंड ने पीपीएल को, मतलब ऊपर वाले स्ट्रक्चर ने पीपीएल को रोटेट किया इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो ये 5 डिग्री रोटेट हुआ, ठीक है, 5 डिग्री रोटेट हुआ, ये ऊपर वाला मतलब पीपीएल 5 डिग्री रोटेट हुआ, किसकी वजह से, ऊपर वाले स्ट्रक्चर की वजह से। अब नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या करेगा, इसी अमाउंट में यानी 5 डिग्री में ही रोटेट करेगा पीपीएल को, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। समझो, ऊपर वाले स्ट्रक्चर ने पीपीएल को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना डिग्री रोटेट किया, 5 डिग्री रोटेट किया। अब जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है वो रोटेट करेगा पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना डिग्री, 5 डिग्री, यानी कि अमाउंट सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो नेट रोटेशन कितना हो गया, देखो कितना घुमा, ये घुमा 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज 5 डिग्री और सॉरी क्लॉकवाइज 5 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 5 डिग्री। तो इसका जो नेट रोटेशन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका जो नेट रोटेशन हो गया वो जीरो हो गया। तो पीपीएल कैसा आएगा, एज इट इज़, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल, और विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, जो रोटेशन ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने पीपीएल के लिए दिया उसको कंपनसेट कर रहा है नीचे वाला ये स्ट्रक्चर दूसरा, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल यहाँ पर कंपनसेशन हो रहा है। इसकी वजह से हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन या फिर इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। और इसकी वजह से जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा मीजो कंपाउंड्स का वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास रेसेमिक मिक्सचर। क्या होता है रेसेमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 इनैनियोमर्स, 2 इनैनियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर होता है रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। अब देखो चेक कर रहा है, ये क्या है, ये कायरल सेंटर होगा, एक कायरल सेंटर, ये दूसरा कायरल सेंटर। अब देखो आपको पता है अगर एक कायरल सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मिरर इमेजेस है आपस में। अब देखो तो मिरर इमेजेस तो है, लेकिन कौन से मिरर इमेज होंगे, नॉन
सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो गए, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड ए है एंड ये कंपाउंड बी है, तो ये आपस में क्या है, इनैंशियोमर्स है। तो ये क्या बोल रहा है, इक्विमोलर मिक्सचर होना चाहिए। इक्विमोलर मतलब ये 50% होगा तो ये भी 50% होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे रेसेमिक मिक्सचर। ये क्या है, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट देखो, रेसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसे भी समझो, रेसेमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन जो रेसेमिक मिक्सचर के कंपोनेंट होंगे यानी कि जो इनैंशियोमर्स होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। समझो, रेसेमिक मिक्सचर यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है कौन कौन से है, ये ए कंपोनेंट हो गया और ये बी कंपोनेंट हो गया। इसके जो कंपोनेंट्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब क्यों रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो देखेंगे हम। देखो, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन या फिर इंटरमॉलिक्यूलर कंपनसेशन, इसे समझो। अब देखो यहाँ पर जैसे ऊपर हो रहा था, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में जो कंपनसेट कर रहे थे जो रोटेशन को, वो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स करेंगे। अगर मान लो ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड ए मान लो ऐसे रोटेट हुआ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये मान लो 5 डिग्री रोटेट हुआ, तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये बी, ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी कितना होगा, 5 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कंपनसेट किया दूसरे मॉलिक्यूल ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, दो मॉलिक्यूल के बीच में कंपनसेशन हो रहा है रोटेशन का, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर कंपनसेशन या फिर एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो नेट रोटेशन तो कितना हो रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि 5 डिग्री क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, प्लस 5 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो नेट रोटेशन कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जो कंपनसेशन हो रहा है वो कौन कौन कर रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, ठीक है। और ऊपर मेसो कंपाउंड में क्या हो रहा था, विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा था, और इसकी वजह से हमने इसको इंटरमॉलिक्यूलर बोला और इसे इंट्रामॉलिक्यूलर बोला मेसो कंपाउंड्स को, और यहाँ पर क्या बोला, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन और इंटरमॉलिक्यूलर कंपनसेशन। लेकिन जो रेसिमिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे कौन से, ये ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट, ये इंडिविजुअली क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों, क्योंकि असिमेट्रिक है और ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। इंडिविजुअली रेसिमिक मिक्सचर के कंपोनेंट ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनैंशियोमर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, हेंस वी कैन से इनैंशियोमर्स हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। हो गया, यही था। अब देखो हमने क्या क्या देखा, डायस्टेरियोमर्स देखा, उसके बाद इनैंशियोमर्स, मेसो कंपाउंड्स एंड रेसिमिक मिक्सचर। अब हमें देखना है कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल डीएल कॉन्फ़िगरेशन एंड इरिथ्रो एंड थ्रियो। देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन, इसे समझो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट यानी इसको ये इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं, यानी कि इसको दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता, ठीक है। डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम तभी बता सकते हैं जब दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास हो, यानी कि रिलेटिव होता है, ठीक है, रिलेटिव होता है, यानी कि जो कैपिटल डीएल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ईजेड कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा, उसमें जो सीआईपी रूल पढ़ा था उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। अब देखो सीआईपी रूल हमने समझा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं कि वो चीज़ें फिर से रिवाइज किया जाए यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर देखो सीआईपी रूल आपको समझना है ईजेड नॉमेनक्लेचर का एज इट इज़, किसमें, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। देखो सबसे पहले समझते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज डैश क्या होता है, जो ये है, ये लाइन जो होती है उसे बोलते हैं वेज लाइन, वेज लाइन होंगी, ये डैश लाइन होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये sp3 है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल है तो अब देखो ये जो वेज लाइन है यहाँ पर CH3 है, ये H है। अब ये जो CH3 है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसे समझो। ये जो दो लाइन्स है ये सॉलिड लाइन्स है, ये सॉलिड लाइन्स होंगी। अब देखो ये जो सॉलिड लाइन्स होंगी वो बोर्ड के प्लेन में होंगी, ठीक है, समझो। सॉलिड लाइन्स बोर्ड के प्लेन में होंगी, लेकिन जो वेज और डैश लाइन होंगी वो बोर्ड के
परपेंडिकुलर प्लेन में होंगी, यानी कि ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है। कौन सी? सॉलिड लाइन्स आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बट द वेज लाइन एंड द डैश लाइन आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, यानी कि जो वेज लाइन होगी वो ऊपर की तरफ आ रही होगी और यहाँ पर जो डैश लाइन होगी वो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर जा रही होगी। ठीक है, तो इसे 3 डायमेंशन में हमें समझना पड़ता है। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं जो ये टेट्राहेड्रल में क्या बोलते हैं हम, जो फर्स्ट प्लेन होगा, यानी कि प्लेन्स जो होते हैं एटम्स के, वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान लो हमने इन दोनों को एक प्लेन में अब देखो ये जो सॉलिड लाइन्स है इनको हमने कंसिडर किया XY प्लेन में, ठीक है, समझने के लिए। तो ये जो CH3 मतलब ये जो डैश लाइन और वेज लाइन है ये जाएंगे XZ प्लेन में। कौन से प्लेन में? XZ प्लेन में। और ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से समझना है, सिंपल है, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा सिर्फ इमेजिन करना होगा आपको 3 डायमेंशन में। यानी कि जो सॉलिड लाइन्स है वो बोर्ड के प्लेन में है, यानी कि 2 डायमेंशन में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो डैश और वेज लाइन है वो क्या है? अब देखो वेज लाइन ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि इस बोर्ड के ऊपर आ रही है। ऊपर आ रही है मतलब परपेंडिकुलर है बोर्ड के। जो डैश वाली लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है लेकिन नीचे जा रही है, इसे समझो। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बस। और हमें यहाँ पर जो RS कॉन्फ़िगरेशन है ये दोनों इन दोनों प्रोजेक्शन में देखना है। ठीक है।